ओम श्री गणपते नमः। श्री गणेश की वंदना कर, इनके स्वामी सूर्यदेव की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान रख, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण इसको द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग। यह दैनिक पंचांग हम नित्य 5 भागों में प्रस्तुत किया करते हैं और इसमें डेटा जो भी लिए गए हैं या लिए जाते हैं ये दैनिक पंचांग से लिए जाते हैं। छवि, ध्वनि तथा जन्म तिथि किसी सेलिब्रिटी का वह गूगल से लेते हैं और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से उनके सौजन्य से सफलपूर्वक हम पहुंचा पाने में समर्थ हो। पंचांग के मुख्य पंचांग 5 के 5 अंग होते हैं और इस प्रस्तुति के भी 5 अंग। चलिए पंचांग के सूची को देखते हैं कि किस भाग में क्या है। पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंधित है और इसी पहले भाग का लघु रूप पंचांग और मुहूर्त को लेकर लघु पंचांग आपके समक्ष प्रतिदिन अलग से हम प्रस्तुत करते रहे। दूसरा भाग नक्षत्र से संबंधित। जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में स्थायी रूप से है और आज जिस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, उसके अनुसार आज कैसा स्थिति समाप्त, इसे तारा बलम कहते हैं। यह मूलतः नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है जो आज के दिन के बारे में नहीं, जातक के किसी भी जातक के पूरे जीवन काल के बारे में बताता है कि कौन से ग्रह इस दिन के लिए शुभकारी होंगे, कौन से ग्रह अशुभकारी। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति। तीसरा भाग नक्षत्र की तरह जन्म राशि के अनुसार है। चंद्रमा आज किस राशि में भ्रमण कर रहे हैं और वास्तविक में जन्म कुंडली में किस राशि में स्थायी रूप से विराजमान, इन दोनों का ताल मिलकर आज का शुभता निकालते हैं और यह चंद्र बलम क्या है इस पद्धति। चंद्र बलम राशि के अनुसार, लगन के अनुसार नहीं, राशि के अनुसार कैसा दिख रहा है, संभावना है क्या बता। चौथा भाग चौघड़िया मुहूर्त से, एक प्रकार का मुहूर्त जो कि शुभ और अशुभ काल दर्शाता है। किसी भी शुभ काम को करने के लिए, उसमें शुभता लाने के लिए दैनिक कार्य से लेकर विशेष कार्य और पहली बार किए जाने वाले कार्य सभी के लिए यह उपयुक्त है। और यही वजह है ऐसा कहा जाता है कि कोई मुहूर्त नहीं देखना चाहे तो कम से कम चौघड़िया जरूर देखे। और इसके उपयोगिता से को देखते हुए हमने यूट्यूब पर हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग वीडियो पोस्ट किया। विस्तृत चर्चा हम प्रस्तुति में करेंगे। पांचवा अंतिम भाग हमारा जन्म अंक के साथ होता है। अंकों के अंक में हम रहते हैं और अंक हमारा पीछा करती है। अंक का हम पीछा करते हैं, यही है। और फिर अंक को छोड़कर हमें दुनिया से विदा होगा। तो अंक हमारे लिए शुभकारी भी होते हैं, अशुभकारी। अंक ज्योतिष के अनुसार संक्षिप्त परिचय कैसे कार्य करता है और अंक ज्योतिष के अनुसार आज का दिन विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के लिए कैसा होगा, यह संक्षिप्त चर्चा अंक ज्योतिष के अनुसार आज कैसा दिन। अंतिम भाग इस प्रकार पांचों भाग की प्रस्तुति में सूची में सके। सभी प्रस्तुति बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए जाइएगा नहीं, बने रहिएगा। यह आपके लिए ज्ञानवर्धक है, सूर्य की तरफ ऊर्जादायक है और काफी उपयोगी। इन शब्दों के साथ हम चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, प्रस्तुति को आगे लेकर चलते हैं। पंचांग आम बोलचाल की भाषा में शुभ और अशुभ देखने का एक माध्यम है, किंतु वास्तविक स्थिति पंचांग का हमारे जीवन में अहम भूमिका अदा करता है। यह केवल शुभ अशुभ जाने का माध्यम नहीं बनता, बल्कि हमारे निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है।
यह आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग के जीवन में अहम भूमिका को देखते हुए हम सब पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध, साथ ही साथ साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों, प्रतिवेक्षों के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सके। जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता करते हुए अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सके, और उनके इस प्रयास में सब एक माध्यम बनकर होने के बाद चले गणेश की मन ही मन करते हुए, भगवान गणेश मन ही मन स्तुति करते हुए, ताकि हमारी प्रस्तुति है इसमें न विघ्न हो, न बाधा हो, कार्य की सिद्धि हो, हम सभी को लाभ पहुंचे। यही इसी कामना से मन ही मन की स्तुति करते हुए बढ़ते हैं प्रस्तुति के मुख्य भाग में। और पहले भाग, स्वागत है आपका पहले भाग। आज का दिनांक 21 सितंबर 2025, माह अश्विन, पक्ष कृष्ण, शाका संवत 1943 विश्व वसु, विक्रम संवत 2082 कलायुग, और कलयुग का 5126 वर्ष। आज का सूर्योदय 5:38 पर, सूर्यास्त 5:47, सनराइज एट 5:38 AM, सनसेट एट 5:47 PM। दिशा सूर्यास्त का पश्चिम है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो घी या दलिया का सेवन कर यात्रा। पंचांग के पांचवा वार रविवार, तिथि देर रात्रि 1:23 तक, कृष्ण पक्ष का अमावस्या जो पूर्ण तिथि के अंतर्गत आता है, उसके बाद शुक्ल पक्ष का प्रतिपदा जो नंदा तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र प्रातः 9:32 तक पूर्वा फाल्गुनी, उसके बाद उत्तरा फाल्गुनी। योग रात्रि 8:53 तक शुभ, उसके बाद शुक्ल। करण दिन के 12:40 तक चतुष्पद, उसके बाद नाग। और फिर बता दें करण दिन के 12:46 तक चतुष्पद, तत्पश्चात देर रात्रि 1:23 तक नाग, और फिर किन से तुम। ये रहे हमारे पंचांग के 5 मुहूर्त। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ को नमन करते हुए देखते हैं कि भोलेनाथ का वास का। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। जब तक कृष्ण पक्ष का अमावस्या है, हमारे भोलेनाथ गौरी के सानिध्य में है, जो कि शुक्ल पक्ष है, यानी देर रात्रि 1:23। शुक्ल पक्ष का प्रतिपदा आने पर भोलेनाथ शमशान में होते हैं, जो कि शुक्ल नहीं। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:18 से 12:07 तक, अमृत काल कल भोर में 3:38 से 5:22 तक, सर्वात सिद्धि योग आज प्रातः 9:32 से कल के सूर्योदय तक, विजय मुहूर्त अपराह्न 1:44 से 2:32 तक, गोधूली बेला संध्या 5:47 से संध्या के 6:11 तक, और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:19 से मध्य रात्रि 0:06। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जब तक साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करता। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी अशुभ मुहूर्त अपराह्न, राहु काल अपराह्न 4:16 से 5:47 तक, गुलिक काल 2:45 से अपराह्न 2:45 से 4:16 अपराह्न तक, यमगंड दिन के 11:42 से अपराह्न 1:13 तक, और वर्ज मुहूर्त 5:17 अपराह्न से रात्रि के 7:01 तक। ये रहे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखते हैं। यह स्थानीय समय पटना 5 बजे प्रातः है।
अंश के अनुसार यदि देखें तो सूर्यदेव अभी भी शिशु काल में है, मंगल देव भी शिशु काल में है, शनि देव वक्री होने के कारण शिशु में है, क्योंकि इनका अंश घटते जा रहा है। और बृहस्पति देव 18 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करने वाले हैं, इसलिए ये धीरे धीरे वृद्धावस्था की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आज चंद्रदेव का राशि परिवर्तन है, जब वो सिंह से कन्या से सिंह राशि से कन्या राशि में जाएंगे, जहां सूर्य देव और चंद्रदेव एक साथ, यानी अमावस्या देव। अमावस्या में अक्सर सूर्यदेव और चंद्रदेव एक साथ होते हैं। और अमावस्या और पूर्णिमा ऐसी तिथि होती है जब समुद्र में ज्वार भाटा उठता है, मन में बहुत तरह की तरंगे उठती है, और मन किसी का विचलित भी हो सकता है, मन खिन्न भी हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति मानसिक अवसाद से गुजर रहा हो तो उसके प्रति ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। तो चलिए, आज यदि राशि के अनुसार देखें तो मित्र राशि में 2 ग्रह हैं, शत्रु राशि में 3 ग्रह हैं, सम राशि में 3 ग्रह हैं, स्व राशि में 1 ग्रह। बुध की राशि में सबसे ज्यादा ग्रह, और बुध और सूर्य की राशि में सबसे ज्यादा ग्रह, 3 ग्रह। और मुख्य ग्रह बुध की राशि में सूर्यदेव, चंद्रदेव भी आएंगे, 4 हो जाएंगे, और शुक्रदेव भी वही है, और साथ साथ में केतु देव। इन 4 ग्रहों का समागम ग्रहों को के नक्षत्र के अनुसार यदि देखें तो मित्र नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं, शत्रु नक्षत्र में 1 ग्रह, सम नक्षत्र में 4 ग्रह, और स्व नक्षत्र में यानी अपने ही नक्षत्र में 4 ग्रह। वे हैं सूर्यदेव, मंगल देव, बृहस्पति देव और शनि देव। बृहस्पति देव के नक्षत्र में 2 ग्रह हैं, शुक्र देव के नक्षत्र में 2 ग्रह हैं, राहु और बुध के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है, शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह। केतु और शुक्र आपस में नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, क्योंकि केतु शुक्र के नक्षत्र में और शुक्र केतु के नक्षत्र। राहु और बुध, हमने कहा कि कोई उनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है, इसलिए स्वतंत्रता है। इन्हीं शब्दों के साथ हम पहले भाग की प्रस्तुति यहाँ समाप्त करते हैं और आपको ले चलते हैं दूसरे भाग में, जो बहुत महत्वपूर्ण है, ज्ञानवर्धक है। ध्यान से देखेंगे, कागज कलम लेकर देखेंगे, नोट करेंगे उसको। हमने पहले भी कहा है, अपराह्न 3:57 तक चंद्रदेव का राशि परिवर्तन। चलिए, दूसरे भाग में आपका स्वागत है। यह चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं जन्म कुंडली में, और आज जिस नक्षत्र में भ्रमण करते हैं, इन दोनों को मिलाकर आज की स्थिति जानने का प्रयास करते हैं कि किसी भी जातक का आज का दिन कैसा हो। यह नक्षत्र के अनुसार देखा जाता है, इसे तारा बलन कहते हैं। और तारा बलन में आप देखें, जहां तारा बलन लिखा है उसके हॉरिजॉन्टल कॉलम में नक्षत्रों के नाम लिखे हुए हैं। ये चंद्रमा जिस नक्षत्र में गोचर करते हैं वह स्थिति है। और तारा बलन के नीचे वर्टिकल रोज है, जिसमें भी नक्षत्र के नाम है। ये जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उनका उनकी सूची, और दोनों को जब मिलाते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज
हॉरिजॉन्टल कॉलम्स वर्टिकल रोज को जब मिलाते हैं किसी भी जातक के लिए, फिर जहां भी जो भी तारा आता है, तारा जन्म, संपत्ति, विपत, क्षेम, प्रत्यय, साधक, नैथ, निमित्त और अतिमित्र हो सकते हैं। जब भी संपत्ति, क्षेम, साधक, मित्र, अतिमित्र होंगे तो आपके तारा आज के तो वे शुभकारी होंगे। यदि जन्म, विपत, प्रत्यय और नैथनी में होंगे तो अशुभकारी होंगे, चुनौती वाले होंगे। और इनका क्रम जैसे जैसे बढ़ता जाता है, यानी जन्म में कम, विपत में ज्यादा, प्रत्यय में उससे ज्यादा और नैथन्य में उससे ज्यादा अशुभता होती है। तो अशुभता की जो मात्रा है या जो परिमाण है, वह जैसे जैसे इनकी क्रम संख्या बढ़ती है वैसे वैसे यह बढ़ता है। यह तारा बलन कहते हैं। मूलतः यह नौ तारा चक्र पद्धति पर आधारित है। नौ तारा चक्र पद्धति चंद्रमा के अतिरिक्त सभी ग्रहों के बारे में बताता है, जातक के पूरे जीवन का बताता है, जबकि तारा बलन केवल आज का दिन के बारे में। तो मूलतः नौ तारा चक्र पद्धति का सिद्धांत पर है, और नौ तारा चक्र पद्धति का मूल सिद्धांत है ग्रहों के मन नक्षत्र हुआ करते हैं, नक्षत्र ही ग्रह के फल देते, ग्रहों के अपने फल नहीं होते। और इस प्रकार समस्या यह है कि 27 नक्षत्र, 9 ग्रह, कैसे उन नक्षत्रों को ग्रहों से जोड़ा जाए। इसके लिए 27 नक्षत्रों की सूची बनी और इनको 3 भागों में भाग रखा गया। पहला से 9वां तक पहले श्रेणी में, 10वां से 18वां तक दूसरे श्रेणी में और 19वां से 27वां तक तीसरे श्रेणी में। पूरा बता दें, पहले से 9वां तक पहला श्रेणी, 10वां से 18वां तक दूसरा श्रेणी, 19वां से 27वां तक तीसरी श्रेणी। और ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा गया। केतु पहला ग्रह, शुक्र दूसरा, सूर्य तीसरा, चंद्रमा चौथा, मंगल पांचवा, राहु छठा, बृहस्पति सातवां, शनि आठवां और बुध नौवां। इसी क्रम में रखते हुए जब अब पहला नक्षत्र हर श्रेणी में से, यानी पहला, पहले में से पहला, दूसरे में से 10वां, तीसरे में से 19वां, इसका नक्षत्र का स्वामित्व केतु देव को मिला। उसी प्रकार दूसरा 11वां 20वां नक्षत्र का स्वामित्व शुक्रदेव को, तीसरा 12वां और 21वां का सूर्यदेव को, चौथा 13वां और 22वां चंद्रदेव को, और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 9, 18वां, 27वां नक्षत्र का स्वामित्व बुध देव को मिला। और यह सूची इस प्रकार रही। अब यह आप सहेज कर रख सकते हैं, यह आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। अब फलित कैसे करते हैं, यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुने। चंद्रमा जिस नक्षत्र में है जन्म कुंडली में, उनके स्वामी को पकड़ें और गणना वहीं से आरंभ होगी, यानी पहला ग्रह वही बनेंगे। यदि किसी जातक का जन्म भरनी, पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में हुआ है तो उसके स्वामी शुक्रदेव बने। और जब शुक्रदेव बनेंगे तो पहला ग्रह शुक्रदेव, दूसरा सूर्य, तीसरा चंद्रमा, चौथा मंगल, पांचवा राहु, छठा बृहस्पति, सातवां शनि, आठवां बुध, नौवां केतु। पहला ग्रह मिश्रित फल देते हैं, पीड़ा और शुभ भी देते हैं, किंतु शुभता कम, अशुभता ज्यादा हो सकती है। और वहां से दूसरा ग्रह जो होते हैं, दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां, ये शुभकारी होते हैं। पहला, तीसरा, पांचवां, सातवां ग्रह जो होते हैं ये अशुभकारी होते हैं। और इनकी संख्या जैसे जैसे बढ़ती है, क्रम संख्या जैसे जैसे बढ़ती है, अशुभता, पीड़ा वैसे वैसे बढ़ती है। और इसलिए इनका नाम भी उसी प्रकार है। तो अब हम जब यह जान गए कि पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां शुभकारी ग्रह होते हैं, दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां शुभकारी ग्रह होते हैं, तो अब आप ये बता दें कि कौन सी दशा महादशा हमारे लिए शुभकारी होगी, कौन सी अशुभकारी होगी, यह क्या हम नहीं जान गए?
और जब यह जान गए तो क्या हम अपना कार्यक्रम उस तरह से नहीं बना सकते, पूर्व से योजना बना सकते हैं कि हम अपने शुभ महादशा महादशा में शुभ फलों का निष्पादन कर दें, ताकि उसमें शुभता ज्यादा हो, और अशुभ ग्रहों के दशा महादशा में अपने आप को मानसिक रूप से चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो। ये पहले से ही जान सकते, और अंत तो गत्वा ये हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक। ग्रह हमारे जन्म कुंडली में कहाँ बैठे, कैसा फल देंगे, यह हम जान सकते हैं, क्योंकि ग्रह शुभ है या अशुभ यह हम जान गए। उदाहरण स्वरूप, यदि किसी जातक का हम दूसरे ग्रह से देखें, शुक्र के जन्मे जातक में, अगर शुक्र के नक्षत्र में जन्मे जातक है तो सूर्य को देखें, सूर्य कहाँ है, क्योंकि सूर्य दूसरा ग्रह होते हैं और दूसरा ग्रह संपत्ति का कारक होता है। तो यदि दूसरा ग्रह जहां बैठे हैं, उस राशि से संबंधित, उस भाव से संबंधित यदि हम कार्य करते हैं, फिर हमारे लिए वह शुभता के संकेत हैं, संपत्ति के कारक हैं। जन्म कुंडली में दूसरा भाव ही धन का कारक होता है, और यहाँ भी दूसरा ग्रह संपत्ति के कारक है। तो इस तरह से हम जन्म कुंडली में ग्रह यदि शुभ स्थिति में है, जो नवतारा चक्र पद्धति से, तो शुभ कैसे फल दे सकते हैं। शुभता शुभ स्थिति में रहते हुए भी अशुभ फल देने के लिए वे बाध्य हो जाते हैं, क्योंकि ग्रहों के मन नक्षत्र। इसी प्रकार जीवन में हम बहुत लोगों से मिलते हैं, यदि ऐसे व्यक्ति से मिले जो हमारे लिए शुभकारी है, तो उनका जन्म ऐसे नक्षत्र में हुआ है जो हमारे लिए शुभकारी है। उदाहरण स्वरूप, यदि किसी जातक का जन्म यदि सूर्य के नक्षत्र में हुआ है और हमारा नक्षत्र जन्म नक्षत्र शुक्र का है, फिर हमारे संपत्ति का कारक हुआ, तो बिजनेस पार्टनर यदि उसे को बनाते हैं तो हमारे लिए शुभकारी होंगे, संपत्ति के कारक। वहीं यदि तीसरा ग्रह बन गया, फिर हमारे लिए समस्या का कारक है। सातवां बन गया, फिर चुनौती बहुत ज्यादा। इस तरह से हम ग्रहों के नक्षत्र के बाद से संबंध जोड़कर हम फलित कर सकते हैं। यह बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही सटीक है। इसलिए नौ तारा चक्र पद्धति पर हमने अलग से वीडियो यूट्यूब पर रखा है, जिसमें भगवान राम, माँ सीता तथा पवन पुत्र हनुमान की कुंडली रखी है, और नौ तारा चक्र पद्धति से कैसे संबंध उनके थे, आपस में दोनों कितने, आपस के लिए दोनों कितने लाभदायक थे, यह हमने आकलन करने का प्रयास किया है। जरूर देखिए, नौ तारा चक्र पद्धति पर विशेष प्रस्तुति आपके लिए ज्ञानवर्धक, रोचक दोनों है, और उपयोगी भी। चलिए, नव नव तारा चक्र पद्धति से आगे बढ़ते हुए तारा बलम पर पुनः चलते हैं। आज का तारा क्या कहता है, तारा बलम क्या कहता है विभिन्न नक्षत्र में जन्मे जातकों के। तो आज चंद्रमा 9:32 तक वे पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में है, उसके बाद वे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जा रहे हैं। तो यदि जातक के बारे में हम देखना चाहें, तो भरनी पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में यदि जातक का जन्म हुआ है, तो आज का जन्म में तारा पड़ रहा है, जो कि उनके लिए पीड़ादायक होगा। और उसके बाद 9:32 तक संपत्ति के कारक हैं, जो कि सुखकारी। उसी तरह से यदि जातक का आज का पूर्व पुनर्वसु विशाखा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जन्म हुआ है, तो पहला भाग प्रत्यरी होगा, दूसरा भाग साधक होगा। यदि दिन के 9:32 तक प्रत्यरी होगा, उसके बाद साधक शुभकारी। इस तरह से हम आज के विभिन्न नक्षत्रों के बारे में जान सकते हैं। सूची आपके समक्ष प्रस्तुत। हमने प्रारंभ में भी कहा था कि जन्म, विपत और प्रत्यरी तथा नैर्धन्य में जब होते हैं तो शुभता नहीं रहती है, शुभता हो। और आज का दिन यदि ऐसे नक्षत्र में पड़ता है, तो हम उस विशेष कार्य यदि करने जा रहे हैं, दैनिक कार्य में सावधान रहने की आवश्यकता है, और विशेष कार्य यदि करने जा रहे हैं तो फिर उसे टालने की आवश्यकता है। यानी यदि किसी जातक का जन्म भरनी पूर्वा फाल्गुनी पूर्वाषाढ़ में हुआ है, तो जन्म नक्षत्र में तारा उनका है
तो 9:32 तक काम को टालें। तो जो पहली बार करने जा रहे हैं या कोई योजनाबद्ध तरीके से काम करने जा रहे हैं उसको टालें। जब संपत्ति के कारक होंगे, शुभ कार्य होंगे, तब वे करें। इसी प्रकार यदि पुनर्वसु विशाखा पूर्व भाद्रपद में, तो फिर पहले भाग में टालें, दूसरे भाग में करें। यदि किसी जातक का जन्म रोहिणी, हस्ता या श्रवणा में हुआ है तो दोनों भाग शुभकारी है, वे कर आज स्वतंत्र रूप से कर सकते। अब किसी भी जातक का आज का तारा जन्म विपद विपत्ति या नैथान्य में पड़ता है तो हमने कहा है कि आप शुभ कार्य को में करने में उसको टालें, शुभ समय का इंतजार करें, परंतु जोखिम न लें कोई उपाय करने के पीछे। लोगों का हमारे पास संदेश आता है कि उपाय क्या है। तो बंधुओं, उपाय जो भी है किताबों में उसकी प्रामाणिकता साबित नहीं है, इसलिए जोखिम लेने की आवश्यकता नहीं है। आप थोड़ा सा धैर्य रखें, उस समय को टालें और शुभ मुहूर्त में शुभ कार्य करें। दैनिक कार्य में भी सावधानी बरतें। ज्ञान के लिए उपाय का आपके लिए, ज्ञान के लिए केवल उपाय हम आपके प्रस्तुत कर रहे हैं, उपयोग के लिए नहीं, क्योंकि इसकी प्रामाणिकता अभी तक हमारे पास नहीं है। जोखिम लेने का सलाह नहीं देते। उपाय के तौर पर यदि कहें तो आज जन्म तारा में यदि आपका दिन पड़ता है तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान, विपत्त में पड़ता है तो गुड़ का दान, प्रत्यरी में करता है तो नमक का दान, न्यायधन्य में है तो प्याज, मुफ्त प्याज है, मजबूरी हुई तो तिल सहित तो स्वर्ण का दान। फिर पलट बता दें, यह केवल किताबों से है और कन्फर्म नहीं है। चलिए, ये हुआ नक्षत्र हमारे 9 तारा चक्र पद्धति तारा बलम सभी की प्रस्तुति यहाँ पर विस्तार से। आशा करते हैं कि आपके लिए ज्ञानवर्धक और उपयोगी हो। अब आपको तीसरे भाग में हम ले आए हैं जहां चंद्रमा जिस राशि में गोचर कर रहे हैं और स्थायी रूप से जो जन्म कुंडली में है उसके अनुसार आज कैसा फल होगा। इसे चंद्र बलम क्या है। आज चंद्रमा अभी सिंह राशि में भ्रमण कर रहे हैं और दिन के 3:57 यानी अपराह्न 3:57 पर उनका राशि परिवर्तन होगा जब वे सिंह से निकलकर कन्या राशि में सूर्य देव के स्थिति में पहुंचे। आज नक्षत्र और राशि के अनुसार चंद्रमा जैसे ही कन्या राशि में पहुंचेंगे 3:57 तक पर, उसके तत्पश्चात जो हमने आरंभ में भी पहली प्रस्तुति में कहा था, चंद्रमा जब भी अमावस्या साथ होते हैं अपनी क्षमता को खोते हैं सूर्य के समक्ष। ऐसे में समुद्र में भी ज्वार भाटा उठता है, इसलिए जो भी मन भी खिन्न रहने की आवश्यक की संभावना है, मन बेचैन रहने की संभावना है, मन में उथल पुथल हो सकते हैं, मन स्थिर नहीं हो सकता, क्योंकि चंद्रमा जो मन के कारक हैं उन्हीं की शक्ति छीन हो गई सूर्यदेव के साथ। और साथ ही साथ आज का अशुभता की स्थिति ज्यादा है सामान्य तौर पर, क्योंकि सूर्य देव चंद्रदेव एक साथ, बुद्ध देव वही है, केतु देव भी वही है और शुक्र देव भी नहीं, सॉरी, सूर्य देव चंद्रदेव के साथ है और शुक्र देव सूर्य देव चंद्रदेव के साथ और बुद्ध देव के साथ है। बुद्ध देव अस्त है और उधर शुक्र देव और केतु देव एक साथ है जो कि सिंह राशि में है, अग्नि की राशि। इसलिए ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति मानसिक रूप से चिंतित रहते हो उन्हें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता। तो चले राशि के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना। जब तक सिंह राशि में चंद्रमा है तब तक के लिए मिथुन, सिंह, तुला, वृश्चिक
कुंभ और मीन राशि के जातक के लिए दिन शुभ है। शेष राशि वाले जातकों के लिए थोड़ा अशुभता के संकेत है। इष्ट देव का ध्यान धरें, सावधान रहें। और उसके बाद जब चंद्रमा कन्या राशि में आते हैं तो कर्क, मेष राशि, तो मेष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, धनु और मीन राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत हैं। शेष राशि के जातकों के लिए शुभता के संकेत थोड़े से कम है, अशुभता के संकेत ज्यादा है। सावधान रहें। अपने आचरण में, अपने कर्मों में प्रतिफल अपनी चंद्रमा अपनी राशि के अनुसार देखें, न कि लग्न के अनुसार या सिंह के राशि के अनुसार। जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में विराजमान है उसी के अनुसार अपनी राशि के अनुसार फल देखें। तो ये रहे तीसरे भाग की प्रस्तुति। चौथे भाग में आपको ले चलते हैं, चौघड़िया मुहूर्त से संबंधित है। यह शुभ और अशुभ समय दर्शाता है। यह विशेष कार्य के लिए किया जाता है, किसी भी शुभ काम को करने के लिए किया जाता है, और दैनिक कार्य के लिए भी उपयोग, किसी भी पूजा पाठ या पहली बार कोई काम कर रहे हैं तो भी इसका उपयोग किया जाता है। यदि कोई उचित मुहूर्त नहीं देखना चाहे तो कम से कम चौघड़िया देखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि चौघड़िया कम से कम देखें। चौघड़िया की उपयोगिता को देखते हुए हिंदी और अंग्रेजी में हमने अलग अलग यूट्यूब पर पोस्ट डाला है, जो आपके लिए उपयोगी और ज्ञानवर्धक हो सकता है। संक्षेप में बता दें कि कुल 8 चौघड़िया हुआ करते हैं, लेकिन सप्ताह के दिन 7 ही होते हैं, इसलिए 7 ही चौघड़िया का नामकरण हुआ। और ये 7 चौघड़िया 7 साप्ताहिक दिनों से संबद्ध हुए। और ये सारे सारे सातों दिन, साप्ताहिक दिन के स्वामी अलग अलग ग्रह बनते हैं, इसलिए सभी चौघड़िया का संबंध विभिन्न 7 ग्रहों से हो गया। और ये सातों ग्रह कोई विशेष कार्य के विशेष प्रयोजन के लिए उपयोगी हुआ करते हैं, इसलिए हर चौघड़िया कोई न कोई विशेष कार्य के लिए उपयोगी है, दैनिक कार्य के अतिरिक्त। दिन का चौघड़िया राहु काल, काल बेला और वार बेला से ग्रसित हो सकता है, और रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि। 8 चौघड़िया होते हैं, 7 चौघड़िया का नामकरण हुआ। 8वां चौघड़िया जो आज पहला चौघड़िया होता है वही अंत का चौघड़िया होता है। तो जब भी कोई चौघड़िया काल बेला, वार बेला, राहु काल से दिन का और रात्रि का काल रात्रि से ग्रसित हो, तो वैसी स्थिति में अशुभ, जो अशुभता से यदि व्याप्त स्थिति हो, तो उस चौघड़िया को त्याग करना चाहिए, क्योंकि उसमें शुभता की संभावना कम, अशुभता की संभावना ज्यादा हो सकती है। तो चलिए आज का चौघड़िया देखते हैं, आज का चौघड़िया क्या कह रहा है। दिन आज का दिन रविवार है, इसलिए उद्वेग चौघड़िया, सूर्य के चौघड़िया से दिन आरंभ हो रहे हैं, सूर्य के चौघड़िया से समाप्त हो रहे हैं। और रात्रि का शुभ चौघड़िया से दिन आरंभ है, शुभ चौघड़िया से दिन समाप्त है। बीच के अमृत चौघड़िया वार बेला से ग्रसित है। काल चौघड़िया जो 11:42 से 13 तक है, काल बेला से ग्रसित है। और उद्वेग चौघड़िया संध्या काल का जो 4:16 से 49 तक है, वह राहु काल से ग्रसित है। रात्रि का चौघड़िया लाभ चौघड़िया एक रात्रि के 1:11 से 2:40 तक है, और काल रात्रि से ग्रसित है। इन चारों चौघड़िया को परित्याग करना चाहिए, इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। सर्वोत्तम चौघड़िया अमृत चौघड़िया होता है, वह आज वार बेला से ग्रसित है, सावधानी की आवश्यकता। वहीं रात्रि का अमृत चौघड़िया तो ये रहे हमारे चौथे भाग की प्रस्तुति। पांचवें और अंतिम भाग में आपको हम ले आए हैं जो अंकों की दुनिया में हम आए हैं। अंक हमारे जीवन के में अहम भूमिका अदा करते हैं। हम जन्म अंकों के साथ लेते हैं, अंकों के साथ हम जीवन में यापन करते हैं। अंक हमारे, अंकों के अंक में हम रहते हैं, और अंक हमारा पीछा करते हैं। अंकों के हेतु ही हम भागते हैं। अंक स्थिर नहीं होते, अंक कैलेंडर से लेकर समय तक अंक ही, इसलिए अंकों की हमारे जीवन में अहम भूमिका हुआ करती है। जीवन जन्म के समय हमें ईश्वर द्वारा प्रदत्त उपहार के तौर पर जन्म तिथि मिलती है, और वह जन्म तिथि हमारे जीवन की यात्रा तय करती है। कुछ अंकों का तालमेल अच्छा नहीं होने के कारण हमें कष्ट मिलता है, और यदि हम अंकों को पहचान जाए कि कौन से अंक हमारे लिए शुभकारी हैं, कौन से अशुभकारी, फिर हम अपने अंकों को सुधार कर
अंक जीवन में शुभता ला सकते। तो अंक ज्योतिष में एकल अंक पर ही अंक ज्योतिष काम करता है, यह मूल सिद्धांत है। शून्य को गणना में नहीं लेते, क्योंकि शून्य अनिश्चितता को दर्शाता है। जिस प्रकार जब यदि एक से अंक वाले समूह ज्यादा एक से दो या दो से ज्यादा अंक वाले समूह हमारे पास समझ आए, तो उनके में प्रयुक्त हुए सभी अंकों को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित करते हैं और फिर इसका उपयोग करते हैं। जन्म ये 1 से 5 9 अंक तक देखें तो पांचवा अंक ऐसा होता है जो मध्य का अंक होता है। यह अपने से पूर्व के आने वाले अंकों को यानी 1 से 4 और 6 से 9 के अंकों को संतुलित करता है, करने में सहायक होता है। 1 से 9 तक ये एकल अंक हुए, इनके शासक ग्रह अलग अलग हैं और इनको विभिन्न कार्यों से कार्य के अनुसार विभिन्न नामों से जाना जाता है। पहला ग्रह अंक का स्वामी सूर्य हुए, दूसरा के चंद्रमा, तीसरा के बृहस्पति, चौथा के राहु, पांचवा के बुध, छठा के शुक्र, सातवां के केतु, आठवां का शनि, नौवां का मंगल। ये स्वामी हुए। और एक अंक को राजा या सरकार से जोड़ा जाता है और जाना जाता है, दो को रानी या पार्टनर से, तीसरा को गुरु या सलाहकार से, चौथा को शरारती तत्वों से या नियम तोड़ने वाले व्यक्तियों से, पांचवा को राजकुमार से, छठा को मंत्री या शुभ हमें आराम शुभ और आराम प्रदान करने वाले व्यक्तियों से, सातवां को धर्म गुरु से या वैसे व्यक्ति जिन्हें किसी भी घटना का पूर्वाभास हो, आठवां अधीनस्थ कर्मचारियों से, अधीनस्थ समाज के नीचे तबके के लोगों से, कर्मचारी से, हमारे अधीन कार्य करने वाले लोगों से, नौकर चाकर से और न्यायाधीश न्यायालय। नौवां सेनापति से, पुलिस और डॉक्टर से जाना जाता है। ये उनके कार्यों से संबंध है और इसलिए इन्हें विशेष नामों से जाना जाता है। हमने कहा था जन्म तिथि में हमें उपहार के रूप में एक कुछ अंक मिलते हैं, वह तिथि माह और वर्ष के रूप में मिलते हैं। तिथि और माह एक एक अंक के भी हो सकते हैं और दो अंक के भी हो सकते हैं। और यह मूल सिद्धांत है ज्योतिष का कि जब भी हमें दो अंक या दो अंक से ज्यादा समूह हमें मिलते हैं तो हम उनको एकल अंक में परिवर्तित करते हैं। तिथि को जो एकल अंक में परिवर्तित कर जो अंक आता है उसे ड्राइवर कहा जाता है, मूलांक कहा जाता है। यह हमारे व्यक्तित्व को दर्शाता है, हमारे चरित्र को दर्शाता है, हमारे भीतर के अंतर जो हमारे छुपे हुए जो शक्ति है वह दर्शाता है। वही कंडक्टर या अज्ञान जो जो जन्म तिथि माह और वर्ष पूरे सभी का योग कर एकल अंक में परिवर्तित कर होता है, वह हमारे क्या काम करने हैं यह हमारा ब्रांड बनता है, भविष्य की तरफ इंगित करता है। इसलिए हमारा जो अंतर मन है, हमारा जो चरित्र है, हमारा जो व्यक्तित्व है, हमारे कार्य के अनुरूप होना चाहिए। इसलिए इस ड्राइवर और कंडक्टर में आपस में तालमेल होना चाहिए। दोनों में शत्रुता होने पर परेशानी पड़ती है। और ये स्टैटिक अंक होते हैं, इससे जो भी अंक निकलते हैं और भी कुछ अंक निकलते हैं जो हम आगे जानेंगे, लेकिन ये स्टैटिक अंक होते हैं और मूलांक और भाग्यांक मूल होता है। मूलांक और भाग्यांक से कोई भी दुश्मन अंक से इनका संपर्क नहीं। तो ये स्टैटिक अंक होते हैं, स्थिर अंक। डायनेमिक अंक कौन से होते हैं? डायनेमिक अंक जो हम बनाते हैं, जैसे हम शहर का नाम, मकान का नाम हम चुने, मोबाइल हम लिए, आदि अंक, ये सभी ऊर्जा देते हैं। हमने देखा था कि एक ऐसे 9 तक अंक जो होते हैं उनके शासक रहे। यदि कोई अंक हमारे जन्म तिथि में नहीं है तो उस अंक का जो ऊर्जा है, जो उससे संबंधित तत्व है, उसकी कमी होती है। कोई अंक एक से ज्यादा बार आ रहे हैं, फिर 2 बार से ज्यादा है, फिर उसमें उस तत्व की अधिकता होने से नुकसान हो सकता है। तो ये सभी हम ज्ञान इसमें हम जान सकते हैं। अब प्रश्न उठता है डायनेमिक अंक कौन होते हैं जिन्हें हम बनाते हैं? सबसे पहला डायनेमिक अंक होता है नाम, नामांक।
नामांक, नाम को हम बनाते हैं, इसलिए नामांक जो होता है वो हमारा पहला होता है और जीवन भर रहता है, इसलिए सबसे ज्यादा ऊर्जा देता है, सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। अब आप आश्चर्यचकित हो गए होंगे कि नाम में तो अक्षर है, फिर अंक नामांक कहाँ से आया? जी हाँ, हर अक्षर के जो हम प्रयुक्त करते हैं उसके अक्षर के अंकीय मूल्य होते हैं, और वही अंकीय मूल्य की सूची आपके संबंध समक्ष है। और इन्हीं अंकों को, जो अक्षर हैं उनको अंकीय मूल्य में परिवर्तित कर उन्हें जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित करते हैं, और तब देखते हैं कि नाम का पहला अक्षर और नाम का नामांक, यह मूलांक और भाग्यांक का शत्रु तो नहीं है। यदि शत्रुता है, फिर हमारे जो ये जीवन भर हमें ये थोड़ा कुछ ना कुछ वाइब्रेशंस, कुछ ना कुछ इस तरह की ऊर्जा देंगे जो हमारे लिए परेशानी का कारण है। इसलिए नामांक हम ऐसा पूछते हैं जो शत्रु अंक ना हो, मूलांक और भाग्यांक दोनों। तो आप जानना चाहेंगे आखिर शत्रु अंक है क्या? जी हाँ, शत्रु अंक आपके समक्ष सभी अंकों के शत्रु अंक आपके समक्ष है। 1 के 8, 2 के 4, 6, 8, 9, इस प्रकार आपके साथ सभी सूची आपके समक्ष है। उसी तरह के यदि नामांक आपका मूलांक या भाग्यांक 1 है, तो आपका नाम का पहला अक्षर एफ या पी नहीं होना चाहिए। यह सूची आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, इसे आप सहेज कर रख सकते हैं, और नाम के शुद्धिकरण में आपका उपयोगी हो सकता है। साथ ही साथ नवजात शिशु का यदि नाम आप नाम चुन रहे हैं, नामकरण कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में इस सूची को अपने समक्ष रखें, ताकि जातक का भविष्य में बाधा कम हो। क्योंकि आप आगे आने वाले अंक भी उसे कुछ ऊर्जा, कुछ असंतुलित कर सकते हैं, लेकिन नामांक जो है ज्यादा करता है, क्योंकि इसकी जो उपयोगिता है काफी। तो इस प्रकार ये रहे हमारे अंक ज्योतिष प्रस्तुति। आशा करते हैं ये आपके लिए उपयोगी। आज का दिन अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा है, यह हम मूलांक और भाग्यांक से देख लेंगे, यानी जातक का मूलांक और आज का भाग्यांक। हमने सितंबर माह के आरंभ से ही बताते आ रहे हैं कि सितंबर 2025 में जो भी व्यक्ति जातक जन्म लेगा, उसका मूलांक और भाग्यांक एक। हमने मूलांक और भाग्यांक एक होने के कारण अंकों की अधिकता हो जाती है। ऐसी स्थिति में अगर ऐसा अंक की अधिकता हुई जिसका जो आपस के ही शत्रु, जैसे 4, 8, 4, 7, 8, 9, ये आपस के ही शत्रु, 4 और 4 मूलांक यदि आया, सब समस्या हो सकती है। और उसमें ज्यादा 2 अंक से ज्यादा हो गए और समस्या बढ़ सकती है। इस प्रकार आज का देखते हैं, आज के दिन कैसे। तो 3 मूलांक वाले बृहस्पति से संबंध रखते हैं। इनका संबंध सभी अंक वालों से अच्छा है, केवल एक अंक को छोड़कर जो इनके दुश्मन अंक हैं 3 के 6, यानी 6, 15, 24 तारीख को जो जातक का जन्म हुआ है, उनके लिए थोड़ा सावधानी के संकेत होने के हैं, अशुभता के संकेत मिल रहे हैं। तो आप सावधान रहें, क्योंकि 3 और 6 आपस में शत्रुता रखते हैं। तो हम यहाँ जो है आज के भाग्यांक और जातक का मूलांक, यानी कोई जातक किसी भी माह का 6, 15, 24 तारीख को जन्मा है, उसके लिए आज के दिन शुभ संकेत नहीं है। बाकी 4, 13, 22, 31 को किसी भी जातक का जन्म है, उनके लिए तटस्थता है, दिन सामान्य होने की संभावना है, और शेष ग्रहों के लिए दिन उत्तम रहने की संभावना है। और एक मूलांक वाले जिनका जन्म तिथि किसी भी माह का 1, 10, 20, 28 का है, उनका मूलांक 1 होता है, उनके दिन आज कुछ बहुत अच्छे रहने की संभावना। मूलांक भी 1, शासक ग्रह भी सूर्य, और दिन भी आज का रविवार। इस प्रकार आज दिन शुभता के संकेत हैं, ऊर्जा से भरा दिन होगा सभी के लिए। केवल 6, 15, 24 तारीख को जन्मे जातक सावधान। इन्हीं शब्दों के साथ हम प्रस्तुति के अंतिम चरण पर पहुंच गए हैं। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रस्तुति की यदि पहले बार देख रहे हैं,
तो अपने चैनल इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना ना भूलें। और सभी नए पुराने सब्सक्राइबर से अनुरोध है कि जिस तरह सूर्य अपनी रोशनी पूरे जग को देते हैं, कम से कम आप इस प्रस्तुति को साझा करें अपने मित्रों, परिजनों तक शुभेच्छुओं के संग, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके, वे भी इससे लाभ मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय सूर्यदेव।